राधे राधे भाइयों। तो कल हमने अपना पूरा इन्वेंटरी कंप्लीट कर लिया है, तो आज मैं आपको जीएसटी नोट्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको उसके हिसाब से एंट्री कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल शुरू से जीरो, बिल्कुल जीरो से कराया है अभी तक। आपकी कम से कम 60% टैली मैंने आपकी ख़त्म कर दी है। बची है हमारी 40% जीएसटी, उसको भी हम कवर कर लेंगे। 10-15 दिन की हमारी जी और बची है, ठीक। चलिए, तो हमें पढ़ना क्या है जीएसटी में। जीएसटी मालूम होना चाहिए है क्या चीज़, किसके काम में आती है। उसके बाद एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये होते क्या हैं। फिर इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी भी पढ़नी है हमें। फिर जीएसटी आईटीसी बैलेंस, फिर जीएसटी R1, R2, R2A, R2B और R3 भी। बस इतना ही है जीएसटी में। उसके बाद आपको मैं टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और आप अपना रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहली हमारी जीएसटी है क्या। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु, माल और सेवा का क्रय विक्रय करने पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे जीएसटी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई हम सामान को परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद उसको सेल्स करेंगे। पहले तो खरीद लेंगे, फिर उसको बेचेंगे, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसे हम जीएसटी कहते हैं, ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। चलिए, इसके बाद क्या आता है जीएसटी रेट। जीएसटी रेट किस किस प्रकार से लगाई जा सकती हैं। ओनली जीएसटी रेट 5 प्रकार से लगाई जा सकती हैं। एक 0% नन हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड कहेंगे उसको। एक लगेगा 5%, एक लगेगा 12%, तीसरा लगेगा 18%, चौथा लगेगा 28%, यानी कि 28%। ये हमारे क्या है, टैक्सेबल है। एग्जेम्प्टेड होता है जो हमारा 0% होता है, नील, कोई जीएसटी नहीं होती, उसे हम एग्जेम्प्टेड कहते हैं। और टैक्सेबल होता है जिस पर जीएसटी रेट लगती है। इन चार तरीके से ही हम जीएसटी रेट लगाएंगे, 5, 12, 18, 28। कभी ऐसा नहीं है कि 5 की कम से कम 10 लगा दिया, 13 लगा ली, वो जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे जीएसटी फॉर्म होती हैं। तो 5 प्रकार की होती हैं, 0, 5, 12, 18, 28। इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, टैक्स कलेक्शन बाय गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। और उसमें टैक्स तो लगाएंगे, ठीक है। परचेज सेल्स भी करेंगे, उसमें टैक्स भी लगेगा। अब जरूरी थोड़ी ना है वो एक ही राज्य में हो। अब इसी राज्य में भी परचेज सेल्स होगा, ठीक है। और उसको हम सेल्स भी करेंगे या परचेज भी करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम सेल्स भी करेंगे, परचेज भी करेंगे। अब अपने राज्य में भी करेंगे और दूसरे राज्य में भी करेंगे। तो इस पर क्या होता है, यदि खुद के राज्य में माल खरीदा या बेचा जाए, इफ जीएसटी इज 80%, 18% ये लगा रहा है, जीएसटी 18% लगती है, ठीक है। यदि कोई अपने राज्य है, अपने राज्य में ही माल खरीदे या बेचे, तो उसमें मान लो कोई 10,000 रुपये का हमने माल परचेस किया है, ठीक है। उसके बाद हमें मतलब कुछ टैक्स देना पड़ा है, 18% टैक्स लग चुका है 10,000 पर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें 9% SGST पर जाएगा और बचा 9% CGST लेगा, ठीक है। यदि अपने राज्य में माल खरीद रहा है, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उसमें टैक्स लगेगा। वो आधा आधा लगेगा, आधा CGST पर आ जाए, आधा SGST पर। SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST राज्य सरकार पर जाता है, CGST केंद्र सरकार पर जाता है। यदि दूसरे राज्य में माल खरीदे या बेचे, ठीक है, उस पर 18% टैक्स देना मिले, मतलब देना पड़ेगा परचेस में। और सेल्स करेंगे तो हमें कलेक्ट होगा, प्राप्त करेंगे। तो उसमें हम ओनली IGST 18% पूरा पूरा लेंगे। वो पूरा दूसरा राज्य माल खरीदे या बेचे दूसरे राज्य से, तो हम पूरा टैक्स गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को देंगे, ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इतना हो गया। चलिए, चलिए एग्जाम्पल में बात करें कि पर एग्जाम्पल है परचेज फ्रॉम सेल्फ स्टेट ऑफ 18%। सेल्फ स्टेट यानी कि अपने राज्य में 18% आइटम पर टैक्स लगाया है, ठीक है। अब कोई परचेज किया है 1,000 रुपये की, आइटम वैल्यू कितने की हमारी 1,000 रुपये की, उस पर 18% टैक्स लगाया है, ठीक है। अब उसमें 9% SGST पर लगा है और 9% CGST पर लगा है, ठीक है। तो 1,000 का 18 9% कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएंगे। 90 SGST पर चला जाएगा और 90 रुपये CGST पर चला जाएगा। टोटल हमें पे आउट कितना करना है, 1,000 उसका और टैक्स अलग से 118%। 1,000 का
180 हो जाएगा, तो 180 1180 हमें पेमेंट करना है। अब ऐसी परचेज फ्रॉम अदर स्टेट ऑफ 18% आइटम, यानी कि दूसरे राज्य में खरीदे या बेचे, तो उसमें हम परचेज की बात है ना, सेल्स के भी है नहीं, इसमें परचेज कर रहे हैं, ठीक है। 1000 रुपये हमने परचेज की और उसमें हमने दूसरे राज्य से हम खरीद रहे हैं, तो हमें IGST यानी 18% पूरा टैक्स देना पड़ेगा ओनली केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को नहीं जाएगा, ठीक है। तो भी हमें 1180 देना पड़ा, तो भी हमें 1180 देना पड़ा। खुद खुद के राज्य में हम माल खरीदें या बेचें तो उस पर टैक्स आधा आधा लगता है, SGST पर आधा लगेगा और CGST पर आधा आधा लगेगा, और IGST हुआ तो उस पर हम पूरा पूरा टैक्स देते हैं, ठीक है। उसमें आधा आधा नहीं होता है, ठीक, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि GST टैक्स और आउटपुट टैक्स, इनपुट GST या आउटपुट GST होती क्या है, ठीक है। उसको देखते हैं कि इनपुट GST वो होती है जो माल की खरीद पर जो टैक्स लगता है, तो उसे इनपुट GST टैक्स कहते हैं। इनपुट टैक्स बोल दो या इनपुट GST कह दो, बात बराबर है। और आउटपुट GST होती है कि माल की बिक्री पर जो टैक्स लगता है उसे आउटपुट GST या आउटपुट टैक्स कहते हैं। यदि हम किसी को इनपुट कर रहे हैं, इनपुट यानी कि परचेस खरीद रहे हैं, तो टैक्स लगता है। आउटपुट यानी कि माल बेच रहे हैं। इसके एग्जाम्पल आगे जाके बताऊंगा मैं। ITC बैलेंस होता क्या है? जब व्यापार करने वाली फर्म का जब GST इनपुट ज़्यादा और GST आउटपुट कम हो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ITC बैलेंस कहलाता है। अब जी होगी हमारी लैंग्वेज, और इसको एग्जाम्पल से कैसे समझे, चलिए इसको मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल हमारा, यदि एग्जाम्पल है परचेज ऑफ 18% आइटम्स, ये हमारी साइड वाली जी वाली परचेज की है, जी हमारी सेल्स की है, ठीक है। अब कोई परचेज किया है 18% पे, 1000 रुपये की परचेज की है और 18% टैक्स लग चुका है, ठीक है। तो 1000 रुपये का तो हमें पेमेंट करना ही है उसका, और अलग से हम उसका 18% यानी कि 9% देंगे, 180 रुपये, उसको भी हमें पेमेंट करना है, यानी 1180 रुपये हमें पेमेंट करना है। और उस पर, और यदि हम सेल्स करें, अब किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा है, अब उस पर 18% टैक्स लगाया, तो 45 रुपये SGST, CGST 45%, तो 45 रुपये। तो हमें कलेक्ट कितना होगा? 500 रुपये का तो हम बेच रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति हमें टैक्स देकर जाएगा, हम उसको देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। अपने राज्य में ही है, ठीक है। सेल और परचेस हो रही है, तो हमें कितना हुआ? हमने 1000 रुपये का हमने सामने वाले व्यक्ति से परचेस किया है, ऐसा समझिए आप, और हमने उसको कम से कम पेमेंट दिया है, ठीक है। पेमेंट 11 ना देकर 1180 देंगे, और उसके बाद हम 500 रुपये का उसे माल बेचेंगे। बेचने के बाद वो सामने वाला व्यक्ति हमें टैक्स देकर जाएगा। 500 रुपये पर 18% कितना हो जाएगा? 45 45 दूनी 90 90, ठीक है। तो हमें 590 इंक्लूड होगा, प्राप्त होगा। यदि हम उसमें 180 रुपये हम टैक्स सामने वाले को देकर आए, हमने माल परचेज किया और हमने बेचा, तो हमें 90 रुपये हमें प्राप्त हुआ, यानी कि 180 हम देकर आए, 90 रुपये हमें प्राप्त हुआ। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 90 रुपये। अब वो 90 रुपया हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 180 रुपये हम देकर आए हैं तो हम उसको गवर्नमेंट को 180 करेंगे, नहीं। हम 180 करके आए हैं, तो हमें प्राप्त कितना हुआ सेल्स करने में? 90 रुपये। अब इन दोनों का डिफरेंस 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 रुपीज़, उससे हम क्या करना है? गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, ठीक है। इतना हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या होता है। चलिए इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो जी हमारी GST अबाउट GST रिटर्न, ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए GST R1 हो चुका, GST R2 भी मैंने आपको भी बताया नहीं, सॉरी। चलिए देखते हैं GST, अभी थोड़ा सा बेसिक है आपका। ऐसी फर्म जो रेगुलर स्कीम में है, यदि वो अपना रजिस्टर जिसमें मंथली सेलेक्ट करती है, तो मंथली GST फिलिंग ऑप्शन को चुनती है, तो उसे हर महीने में 2 GST फाइल रिटर्न करने पड़ते हैं। यदि कोई फर्म जो रेगुलर स्कीम में यदि मंथली ना चूज़ करके उसे क्वार्टरली डिसाइड करती है, तो उसे हर तीन महीने में 2 GST रिटर्न फिलिंग करने पड़ेंगे। इसका नियम है, जैसे कि कोई कंपनी है जिसे मंथली स्कीम को उसने चुना है, तो हर महीने 2 GST रिटर्न फिलिंग करेगी। यदि कोई कंपनी मंथली स्कीम ना चूज़ करके क्वार्टरली स्कीम चूज़ करती है, तो उसे हर 3 महीने में 2 GST रिटर्न फिलिंग करने पड़ेंगे, जैसे कि GST R1 और GST R3 भी। चलिए पहले R1 को समझते हैं।
एक व्यापारी उसकी फर्म से जो भी माल बेचा जाए, कुछ भी माल बेचा जाए, उसकी कंप्लीट डिटेल्स को जीएसटी आर वन कहते हैं। यानी कि सेल्स किया जाता है उसकी फर्म फर्म में से, तो उसे जीएसटी आर वन कहा जाता है। यदि माल किसको बेचा है, कब बेचा है, किस जीएसटी नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, जीएसटी आईएन नंबर है और एचएसएन कोड, पूरी डिटेल जीएसटी की जानकारी उससे हमें उसकी हमें अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, जीएसटी आर वन में। ठीक है, और जीएसटी आर टू भी होता है, वो परचेस का होता है। अब इसमें जीएसटी आर वन में तो सेल्स का है, इस जीएसटी आर टू भी में परचेस का हो जाएगा कि जो भी हम परचेस करेंगे किसी पार्टी से, यदि एक व्यापारी द्वारा खरीदे गए माल की डिटेल ऑटोमेटिक जीएसटी पोर्टल पर शो हो जाती है, उसे जीएसटी उस डिटेल को जीएसटी आर टू भी कहते हैं। यदि मैं मानूँ इस सेल्स की बात करूँ जीएसटी आर वन में, यदि हम माल बेच रहे हैं तो हम सामने वाले पार्टी लेकर गया है, हम उसकी पूरी जानकारी जीएसटी पोर्टल पर शो कराएंगे। अब वो लेकर गया है, वो अपने पोर्टल को चेक करेगा, उसकी डिटेल किस में आएगी, जीएसटी आर टू बी में आएगी। ऑटोमेटिक ही हमने इतना माल खरीदा है, वो हमसे लेकर गया है, तो हम उसकी पूरी जानकारी जीएसटी पोर्टल पर देंगे। यदि वो उसका हमें जीएसटी पैसा देकर जाता है तो उसके उसके बाद अपना क्लेम डालकर अपनी कंपनी से अपना जीएसटी रुपया दिया था वो अपना क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब हम उसको चढ़ा देंगे जीएसटी आर वन में। ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स को। ऐसे ही जीएसटी आर टू बी में क्या होता है, हम सामने वाली पार्टी से माल खरीदते हैं। अब सामने वाली पार्टी क्या करेगा, हमारी सारी डिटेल्स अपने पोर्टल पर चढ़ाएगा, जीएसटी पोर्टल पर, और उसकी सारी डिटेल्स किस में आएगी, मेरी जीएसटी आर टू बी में आ जाएगी। ठीक है, हमें ऑटोमेटिकली मतलब पता पड़ जाएगी। ठीक है, इतने इतने का हमने, और हम खरीद रहे हैं माल को। अब वो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा कि हमने माल कब खरीदा, कितने तारीख को खरीदा, जीएसटी नंबर क्या था, अब वो हमारी सारी डिटेल्स उस पर पोर्टल पे फिल कर देगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या है, जीएसटी आर टू बी में जाना है और हमारी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक ही चढ़ के आ जाएगी आर टू बी में, उस व्यक्ति ने चढ़ाया होगा तो। ठीक है, चलिए इतना हो जाएगा। चलिए इतना हो जाएगा, आर टू बी हो चुका है। अब आर टू ये समझते हैं कि जिसने एक व्यापारी ने माल खरीदा है, यदि कोई व्यक्ति व्यापारी ने कोई व्यापार है उसका, उस व्यापारी कोई माल खरीदता है तो अपने जीएसटी आर वन रिटर्न लास्ट डेट निकलने के बाद लगाता है, तो उसकी खरीदे गई माल की डिटेल जीएसटी आर टू वी में ना शो होकर के आज जीएसटी आर टू ए में शो होने लगे, तो उसकी जीएसटी उस महीने में क्लेम नहीं कर सकता, उसके अगले महीने में जीएसटी क्लेम कर सकता है। यदि कोई व्यापारी माल खरीदता है तो अपने जीएसटी आर में रिटर्न फिलिंग भी लगाएगा, तभी तो उसे पता पड़ेगा मेरी जीएसटी नंबर इतना आता, तभी तो वो टू वी में शो होगा, तभी तो वो क्लेम कर सकता है उस महीने में। और यदि टू वी में शो ना होकर के जीएसटी आर टू ए में जाकर शो हो रही है, तो ऐसा पता पड़ता है कि हम उस महीने की जीएसटी क्लेम उस महीने में नहीं कर सकते, अगले नेक्स्ट डे में, मतलब नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जीएसटी आर थ्री भी होता है ऐसे ही कि एक व्यापारी द्वारा उसकी फर्म में जो भी माल खरीदा गया है या बेचा गया है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स को जीएसटी आर थ्री भी कहते हैं। चलिए, खरीदे गए मार्केट डिटेल, टैक्सेबल वैल्यू, प्राइस, आइटम वैल्यू कितनी है, उस पर एस जी एस टी, सी जी एस टी खुद उसी राज्य में है या दूसरे राज्य में है तो आईजीएसटी पूरा पूरा लगेगा, उसे टोटल इनपुट टेस्ट कहेंगे। खरीदे गए माल की डिटेल और बेचे गए माल की डिटेल, आइटम वैल्यू पूरी आ जाएगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, फिर उसकी टोटल आउटपुट जीएसटी कहेंगे। अब जीएसटी आर थ्री बी में होता क्या है कि जीएसटी आर थ्री बी में वह होता है कि खरीदे गए माल की डिटेल ऑटोमेटिक जीएसटी आर टू बी से आती है। सीधी बात है, हम परचेस करेंगे, सामने वाला जीएसटी आर वन चढ़ाएगा तो हमें जीएसटी आर टू भी में ऑटोमेटिक प्राप्त होने लगेगी, दिखने लगेगी। ऐसे ही जो हो रहा है। और हम बेचेंगे तो डिटेल्स जो हमने जीएसटी आर वन में हमने सामने वाले व्यक्ति से लिए, हम उसकी सारी डिटेल उस पर जीएसटी आर वन में फिलिंग करेंगे। और जीएसटी और बेचेंगे माल की डिटेल क्या कह रहा है, जीएसटी आर थ्री बी में माल की डिटेल जो हमने जीएसटी आर वन लगाया जाता है उससे आती है। हम जीएसटी आर वन लगाएंगे तो ही तो उससे आएगी वो, तो सामने वाला व्यक्ति हमने उसको लगाए, हम उसको लगाएंगे जीएसटी आर वन रिटर्न फिलिंग को, तो ये तो वो व्यक्ति उस महीने में पैसा क्लेम कर सकता है। और यदि हमारी उसकी डिटेल्स आर टू में शो ना होकर के यदि आर टू में आ जाए तो उस महीने की डिटेल्स यदि मैं बाद में लगाऊं तो वो अपना जीएसटी पैसा है
वो उस महीने में क्लेम ना करके अगले नेक्स्ट मंथ में क्लेम कर सकता है। ठीक है, इतना हो गया GST R1 R2 R2B R2A R3B, इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। और एक हमारा लास्ट डेट ऑफ GST R1 एंड GST R3B, मंथली रिटर्न फिलिंग, एक क्वार्टरली रिटर्न रिटर्न फिलिंग। ठीक है, तो मंथली रिटर्न फिलिंग, यदि GST R1 मंथली रिटर्न फिलिंग कोई फर्म चुनती है रेगुलर स्कीम में, तो उसे हर महीने में 2 GST रिटर्न फिलिंग करने पड़ेंगे। उसकी डेट कौन सी है? GST R1 की है 11 ऑफ एवरी मंथ, 11 तारीख एवरी मंथ को उसे दो GST रिटर्न फिलिंग करने पड़ते हैं। और एक है GST R3B, एक 20 एवरी मंथ, एक मंथली रिटर्न फिलिंग होगी, एक GST R1 की, एक GST R3B की। GST R1 की है 11 तारीख और GST R3B की है 20 तारीख। ऐसे क्वार्टरली कोई इस फर्म चुनती है अपने रेगुलर स्कीम में, तो GST R1 उसे 13 आफ्टर एवरी क्वार्टर में देना पड़ेगा और 22 या 24 आफ्टर एवरी क्वार्टर GST R3B में देना पड़ेगा। ठीक है, क्वार्टरली रेगुलर स्कीम और मंथली रेगुलर रेगुलर स्कीम। चलिए, इतना हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, और कल से हम अपनी सारी एंट्री को एक GST वाइज समझाएंगे, एक पूरी बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ। तो आज के लिए इतना बहुत है।